ऑलराइट गाइस, वेलकम टू कोर स्टडीज। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बजट के की फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल फर्स्ट फेब को हमारा बजट आ गया है। तो उसके बाद उसके कुछ की फीचर्स है जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए हम उन सभी को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आप सभी को पता होगा कि बजट जैसा कोई वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। हर साल ये बात रिपीटेडली बताई जाती है, अलग अलग चैनल्स पर, अलग अलग यूट्यूबर्स, बहुत सारी बुक्स में आपको ये बात मिल जाएगी कि बजट जैसा कोई वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। बजट की जगह पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा जाता है, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। हिंदी के अंदर आप लोग नोट्स कर सकते हो, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है। बजट जैसा कोई वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और ये जो है पूरा का पूरा आर्टिकल 112 के अंदर लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से आर्टिकल के अंदर हम लोग बजट के बारे में, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो हम लोग देख लेते हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ईयर जो हमारा फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पर हमारा एंड हो जाता है। ये हमारा हर साल का फाइनेंशियल ईयर रहता है, सभी को पता होगा। इस साल का जो बजट था, 2025 का जो बजट है, वो बेसिकली 1 घंटे और 14 मिनट के अंदर जो है वो बजट पूरा कंप्लीट हो गया है। टाइम कई बार पूछ लेता है कि किसी पर्टिकुलर बजट में, जैसे इस साल के करंट अफेयर के क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि 2025 का जो बजट है वो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हुआ। तो 1 घंटे 14 मिनट का निर्मला सीतारमण जी का जो स्पीच था बजट के ऊपर वो रहा था, ये उसका पर्टिकुलर टाइम होता है। ये इनका 8th कॉन्जिक्यूटिव जो है बजट है। 8th कॉन्जिक्यूटिव बजट करने के बाद ये 3rd रैंक पर आ गई है सबसे ज़्यादा बजट पेश करने के मामले में। तो इनसे ऊपर 2 जने हैं। फर्स्ट रैंक पर हमारे कौन आते हैं? फर्स्ट रैंक पर हमारे मोरारजी देसाई है। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया। और नाइन्थ सेकंड रैंक पर हमारे हैं पी चिदम्बरम। इन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक ध्यान रखनी है, क्योंकि ये थर्ड रैंक पर आ गए हैं तो उस हिसाब से आपको तीनों रैंक याद रखनी होगी। फर्स्ट रैंक पर हमारे मोरारजी देसाई है, सेकंड रैंक पर पी चिदम्बरम है और थर्ड रैंक पर निर्मला सीतारमण है। उसके अलावा अगर हम लोग निर्मला सीतारमण के बारे में या ऑल ओवर बजट के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो लॉन्गेस्ट जो बजट था वो 2020 वाला था। 2020 में जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया था वो सबसे लंबा था। और यही जो बजट है हमारा वो लास्ट फिजिकल बजट था। इसके बाद जो बजट थे वो डिजिटली जो है रिप्रेजेंट होने लग गए। इसका जो टाइम था टोटल 2020 वाले का, वो 2 घंटे और 40 मिनट तक ये बजट चला था। इसका स्पीच चला था 2 घंटे 40 मिनट तक। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लॉन्गेस्ट बजट कौन-सा था? और लास्ट फिजिकल बजट था वो भी हमारा 2020 का था। 2021 से जितने भी बजट है वो सब डिजिटल हो गए हैं। तो पहला डिजिटल बजट हमारा 2021 में आया था। उसके बाद अगर हम लोग इस थीम की बात करते हैं, मतलब इस साल के थीम की बात करते हैं 2025 वाले की, तो इसका थीम क्या है? सबका विकास। ये हमारा इस साल का थीम है। और सेम एज़ इट इज़ अगर हम लोग पिछले साल के थीम की बात करते हैं तो वो हमारा 2024 का क्या रहता है? नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ये हमारा 2024 का थीम है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। और 2025 का जो थीम है हमारा वो सबका विकास। ये था बजट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आपको पहले पूरा बजट समझा देता हूँ कि बजट एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो बजट के बारे में, बजट को बेसिकली 2 टर्म्स में डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। बजट कभी भी हम लोग अगर घर पे भी बजट अगर हम लोग डिसाइड करते हैं, तो वो 2 टर्म्स के अंदर होता है। एक होता है हमारा रेवेन्यू
और एक होता है हमारा कैपिटल। रेवेन्यू इन द सेंस आप लेके जा सकते हो कि आप इस साल में कितनी कमाई कर रहे हो, और कैपिटल को आप एक सिंपल वे में देखो तो आप कह सकते हो कि आपके पास कितना पैसा जो है उस टाइम पर। जैसे आप अपने घर का बजट डिसाइड करते हो तो उस चीज़ से लेके जा सकते हैं। रेवेन्यू को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक रिसिप्ट होता है और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। आपके पास कुछ पैसा आ रहा है, आप उसके 2 हिस्से कर सकते हो। आप कुछ उसमें से कुछ इनकम होगी और कुछ आप उसको जो है एक्सपेंडिचर करोगे, उसमें से खर्च करोगे। अब रिसीव करने के या पैसा बनाने के 2 तरीके होसे होते हैं गवर्नमेंट के पास। एक होता है टैक्स और एक होता है नॉन टैक्स। 2 तरीके से जो है गवर्नमेंट पैसा ले सकती है। टैक्स के फर्दर 2 तरीके हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके? ये 2 तरीके से हमारा टैक्स जो है कलेक्ट किया जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स कौन-कौन से होते हैं हमारे, जिसमें हमारा इनकम टैक्स आता है, जिसमें हमारा गिफ्ट टैक्स आता है, जिसमें हमारा वेल्थ टैक्स आता है। इसी के अंदर हमारा कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट टैक्स आता है। ये 3-4 प्रकार के कुछ टैक्स हैं, जो हमारे डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं और ये डायरेक्ट रेवेन्यू कहा जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी हमारे कुछ ऐसे ही पार्ट है, जैसे जीएसटी हो गया, या उसके अलावा एक्साइज़ ड्यूटी हो गया, या इसी के साथ अगर आप देखो तो कस्टम ड्यूटीज़ जो होते हैं, वो भी इसी का पार्ट है। तो ये कुछ हमारे टैक्स हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास जाते हैं। नॉन टैक्स रिसिप्ट की बात करें तो लोन इंटरेस्ट जो आता है, मान लो किसी गवर्नमेंट ने, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने श्रीलंका गवर्नमेंट को कोई लोन दिया है, तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा ना, वो हमारा नॉन टैक्स रिसिप्ट होते हैं। मतलब वो हमारा टैक्स की फॉर्म में इनकम नहीं है, लेकिन हमारी इनकम है, तो उसको नॉन टैक्स के अंदर लेके जाते हैं। सेम अगर हम लोग एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में क्या-क्या आता है, जैसे सैलरीज़ आती है, उसी के अलावा पेंशन आती है, उसके अलावा जो इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट, इंटरेस्ट मतलब कोई भी गवर्नमेंट ने जैसे डब्ल्यूएचओ से, आईएमएफ से जो भी लोन ले रखा है, उसका जो इंटरेस्ट देती है वो एक्सपेंडिचर्स में आता है। और उसके अलावा अगर हम किसी स्टेट को या किसी बॉडी को ग्रांट देते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, एक एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट होता है। उसी के बाद अगर हम लोग कैपिटल की बात करते हैं, तो कैपिटल को भी 2 तरीकों से बाँटेंगे, एक रिसिप्ट होता है और दूसरा हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो रिसिप्ट की बात करें तो रिसिप्ट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा कोई इन्वेस्टमेंट था, उसको हमने डिमोलिश कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, वो विनिवेश कर दिया उसको, तो वो हमारा एक पार्ट होता है। हम किसी भी गवर्नमेंट जब किसी चीज़ में से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेती है, तो वहाँ से उसको पैसा मिलता है। जैसे एयर इंडिया को जो है गवर्नमेंट ने अ, डिसइन्वेस्टमेंट किया था, मतलब वहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया था, टाटा को सेल कर दिया था। या हम लोग अगर कोई लोन लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट कोई लोन लेती है, तो वो भी क्या होता है, एक एक रिसिप्ट होता है। मतलब यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ रही है, एसेट हमारे कम हो रहे हैं। इसमें 2 कंडीशन होती है, या तो हम लोन लेंगे या हम हमारी एसेट्स को सेल करेंगे। सेम अगर हम एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं, तो ये एक्सपेंडिचर ना काफ़ी अच्छा होता है। मतलब डेवलपमेंट पे जो खर्चा होता है, वो हमारे इसके अंदर आता है। उसी के साथ अगर हम किसी को लोन देते हैं, उस लोन का इंटरेस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया था, लेकिन अगर हम लोग कोई लोन दे रहे हैं, तो वो हमारा एक एक्सपेंडिचर होगा और वो कहाँ पर आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। सेम अगर हम लोग कोई लोन क्लियर करते हैं, तो उस बेस के अंदर भी हमारा वो जो है, वो भी हमारा यहीं काउंट होगा। तो ये हमारे रेवेन्यू और कैपिटल के कुछ पार्ट्स थे। अब इसी को देखते हुए ना, जो हम लोग बोलते हैं कि हमारा बजट जो था नेगेटिव था, पॉजिटिव था और इक्वल था, जिसको हम डेफिसिट बजट बोलते हैं या बैलेंस्ड बजट बोलते हैं। उसी के साथ एक सरप्लस बजट होता है। तो सरप्लस तो नहीं होता है हमारा, लेकिन डेफिसिट बजट की बात करें तो डेफिसिट बजट कब आता है, जब एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा हो और रिसिप्ट हमारी कम हो। मतलब हमारे पास कम इनकम आए और ज़्यादा हम लोग एक्सपेंडिचर कर दें, तो हमारा डेफ़िसिट बजट होता है। बैलेंस्ड बजट कब होगा, जब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर बराबर हो, और सरप्लस कब होगा, जब एक्सपेंडिचर्स कम हो और रिसिप्ट जो है ज़्यादा हो। तो उस केस में हमारा सरप्लस बजट होता है, जो कि जनरेट करना काफ़ी जो इम्पॉसिबल हो जाता है।
नेक्स्ट पहले देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के जो इस बजट के की हाइलाइट्स थे वो क्या है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का प्लान है कि इस साल 34.96 लाख करोड़ जो है टैक्स के अलावा इनकम जनरेट करेगी गवर्नमेंट। ओके। सेकंड, उसमें से जो ये गवर्नमेंट की इनकम का प्लान है और 50.65 लाख करोड़ जो है गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। अब गवर्नमेंट जनरेट कर रही है 34 लाख और एक्सपेंड कर रही है लगभग 50 लाख, साढ़े 50 लाख करोड़। तो वो जो एक्स्ट्रा जो बचता है, जो भी इन दोनों का गैप है, वो क्या होगा, बोरोइंग, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, अलग-अलग किसी देश से या आईएमएफ से, डब्ल्यूएचओ से वो क्या करेगी, वहाँ पे लोन लेगी। और ये हमारा क्या है, 4.4 है टोटल जीडीपी का। 4.4 हमारा क्या होगा, ये फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं इसको, ये 4.4 है हमारा। ओके। और लास्ट ईयर क्या था, ये 2024 वाले सेशन के अंदर, 2024-25 के अंदर ये 4.9 था, जो घटकर अब 4.4 हो गया है। मतलब अल्टीमेटली इनकम बढ़ी है। और उसी के साथ जो ये जो टोटल इनकम थी 34.96 लाख, इसमें से 28 लाख 37 सॉरी 28.37 लाख करोड़ जो अमाउंट है, वो सिर्फ टैक्स से आने वाला है। तो ये फर्दर आगे कुछ एक्सपेंडिचर दे रखे हैं गवर्नमेंट के मेजर आइटम्स में, जैसे डिफेंस के ऊपर 4,91,732 करोड़ है। उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट में कुछ है, 2,66,000 है। होम अफेयर्स में 2,33,000 है। एग्रीकल्चर में 1,71,000 है। एजुकेशन में 1,28,000 है। हेल्थ में 98,311, अर्बन डेवलपमेंट में 96,777। आईटी के अंदर काफ़ी अच्छा है, एनर्जी के अंदर 81,000 है। उसके अलावा कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर 65,553 है, सोशल वेलफेयर में 60,052 है। और साइंटिफिक डेवलपमेंट में सबसे कम जो मेजर के अंदर हम लोग अगर देखें, तो 55,689 है, 679 है। ये हमारा जो है मेजर एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा पैसा आएगा कहाँ से, तो उसके बारे में अगर हम लोग देखें, तो सबसे ज़्यादा 24% पैसा हमारा बोरोइंग से आ रहा है, मतलब हम लोग जो है लोन ले रहे हैं। उसके बाद सेकंड अगर हम लोग देखते हैं, सेकंड हमारा आता है इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स मैंने आपको बताया था अलग-अलग टाइप के टैक्स होते हैं, तो वहाँ से हमारा सेकंड टाइप का जो है सेकंड हाईएस्ट हमारा पैसा आ रहा है। थर्ड हमारा जीएसटी से आ रहा है और फोर्थ हमारा कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है। उसके बाद फर्दर यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ है या कस्टम ड्यूटीज़ है, उसके अलावा अलग-अलग नॉन टैक्स रिसिप्ट है। वो सारे अलग-अलग पार्ट है, लेकिन वो आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा पैसा जा कहाँ पे रहा है, वो अगर हम लोग देखें, स्टेट्स को देने में सबसे ज़्यादा जा रहा है। सेकंड हमारा इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है, सबसे ज़्यादा स्टेट्स को पे करने में। जितने भी स्टेट्स को हम लोग शेयर पे करते हैं, स्टेट को उसका हिस्सा देते हैं कि आप लोग इतना खर्च करोगे, वो स्टेट अपना जब बजट पेश करेंगे तो उस हिसाब से अलग-अलग स्टेट को जितना अमाउंट मिलता है वो पूरे रेवेन्यू का 22% होता है। और उसके बाद 20% हमारा इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो 16% सेंट्रल स्कीम्स में जा रहा है। अब जितनी भी स्कीम्स होती है आप सभी को पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनमें जो पैसा जाता है और उसी हिसाब से अलग-अलग ये एक्सपेंडिचर है, जैसे 4% पेंशन में जा रहा है। उसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती है, जो स्टेट की होती है लेकिन वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है, उनमें जाता है। या उसके बाद अगर हम लोग देखें, सब्सिडीज़ जाती है, डिफेंस में जाता है, वो अलग-अलग सेक्शंस जो हैं, उन सभी में हमारा इस हिसाब से पैसा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ रिसिप्ट दे रखी है कि किस तरीके से जो है गवर्नमेंट का पैसा बन रहा था लास्ट ईयर तक, उसके बाद और इस साल। तो आप लोग देख सकते हो कि रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी इस साल की जो है 34.2 लाख करोड़ की है। सेम कैपिटल रिसिप्ट जो हमारी 16.4 करोड़ की है। और ये कैपिटल रिसिप्ट जो है कम होना वो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो हम लोग कहाँ से करते हैं, या तो हम कोई डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं या लोन लेते हैं। तो ये जितना कम होता जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। और सेम अगर ये हमारा जितना बढ़ता जाएगा, मतलब ये हमारे हमारे देश की जो है एक्चुअल इनकम है, ये जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उतना ज़्यादा अच्छा है। सेम अगर हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो हमारे 15.5 लाख करोड़ के हैं। काफ़ी ग्रो हो रहे हैं लास्ट 1 साल, बीच में 24-25 के अंदर भी काफ़ी अच्छा था। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये जो है, इस मैंने आपको बताया कि इसके अंदर से सैलरीज़ निकलती है। ये उसके अलावा पेंशन जो होती है वो इसमें से निकलती है। उसके साथ-साथ जितने भी मैंने आपको बताए थे इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं, जो ग्रांट देते हैं, वो सब इसमें से निकलते हैं। तो ये बढ़ रहा है, मतलब ये काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ है। मतलब इस साल
जो आपको पता होगा कि 8th पे कमीशन लग रहा है, कमीशन अभी बैठाया है, वो ऑब्वियसली इस साल अपना काम करेगा और उसी के साथ-साथ वैकेंसीज़ बढ़ने के भी चांसेज़ हैं। तो ये जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो ये सब कुछ होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा फिज़िकल डेफ़िसिट क्या था, तो 2021-22 के अंदर जो 6.7 परसेंट था वो इस साल घटकर 4.4% हो गया और कंटिन्यूअसली आपको पता है हर साल घट रहा है। रेवेन्यू डेफ़िसिट, एफिशिएंट रेवेन्यू डेफ़िसिट और प्राइमरी डेफ़िसिट। प्राइमरी डेफ़िसिट क्या होता है? जब हम फिज़िकल डेफ़िसिट में से जो ग्रांट हम घटा देते हैं, ग्रांट अगर हम माइनस कर देते हैं, तो वो जो आता है ग्रांट क्या होता है, अब किसी स्टेट को दे दिया वो पैसा उस पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो ग्रांट होता है, जब वो कम हो जाता है तो वो हमारा प्राइमरी डेफ़िसिट आता है। मतलब इसमें से भी हम मेजरली अमाउंट जो है, वो हम हमारे स्टेट्स को डेवलप करने में दे रहे हैं, तो वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, प्राइमरी डेफ़िसिट हमारा काफ़ी कम हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके बाद अगर हम लोग देखें तो वो मैंने आपको बता दिया है कि प्राइमरी डेफ़िसिट क्या होता है, बजट क्या होता है। अब बजट के कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि बजट में सब स्पेशली क्यों हाइलाइट किया जा रहा है इस साल के बजट को। क्यों निर्मला सीतारमण जी अभी तक जो विलेन थे वो एक हीरो की तरह सामने आए हैं। तो एक तो क्रेडिट कार्ड दिया है सभी माइक्रो एंटरप्राइजेज़ को, उसकी लिमिट क्या रहेगी, 5 लाख तक की लिमिट रहेगी और पहले साल के लिए 10 लाख ऐसे जो है कार्ड हैं इश्यू किए जाएँगे। मतलब इस साल जो है 10 लाख कार्ड इश्यू किए जाएँगे जिनकी लिमिट 5 लाख होगी और ये माइक्रो एंटरप्राइजेज़ जितने भी हैं उन सभी को दिया जाएगा। उसके बाद एक स्कीम दिया जाएगा जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप जो करेंगे, एससी और एसटी कास्ट की जितनी भी वुमेन्स होंगी, फीमेल्स होंगी, वो अगर ऐसा कुछ काम करते हैं तो 5 साल के अंदर आगे आने वाले 5 साल के अंदर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को 2 करोड़ की जो फंडिंग दी जाएगी, लोन दिया जाएगा 5 साल के अंदर नेक्स्ट। उसके बाद अभी आपको पता होगा कि एमएसएमईज़ जितने भी होते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट उनका जो एक फिक्स था कि माइक्रो बिज़नेस कौन से होंगे, मीडियम कौन से होंगे, स्मॉल कौन से होंगे, वो जो कैटेगरी थी उसको बढ़ा दिया है। पहले जो जिसका भी जो इन्वेस्टमेंट थी 1 करोड़ तक थी, उसको रिवाइज़ करके 2.5 करोड़ कर दिया है। मतलब 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट के जितने भी बिज़नेस हैं, वो माइक्रो में काउंट होंगे। सेम स्मॉल बिज़नेस जो थे वो 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट थे, अब वो 25 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट पर होंगे। मीडियम जो थे जिनकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ थी, उसको बढ़ाकर अब 125 करोड़ कर दिया गया है और सेम उनका टर्नओवर पहले जो 5 साल का था उसको 10 साल का कर दिया है, जो पहले 50 का था उसको 100 का कर दिया और 250 का था, उसको 500 का कर दिया मतलब ऑलमोस्ट उस चीज़ को डबल कर दिया है। उसके बाद अगर हम लोग इस बजट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था कि इस साल 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, नो टैक्स अप टू 12 लाख। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो इसको हम लोग बेसिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो पहले हमारा क्या था 7 लाख तक था। पहले आपको बता देता हूँ कि लास्ट ईयर मतलब 2024-25 तक ये हमारा जो टैक्स फ्री रेजिम था वो क्या था, टैक्स फ्री जो क्राइटेरिया था वो 7 लाख तक था। अब उसको 5 लाख बढ़ा के मतलब उसको 12 लाख तक कर दिया है। तो पहले जो हमारा है 0 से 3 लाख तक जो हमारा कोई टैक्स नहीं लगता था, 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स लगता था। 7 से 10 तक 10% था, 10 से 12 तक 15% था, 15 से 12 तक 20% था और 15 से ऊपर 12 से 15 20% था और 15 से ऊपर जाते ही वो 30% टैक्स हो जाता था। इस साल उसको बिल्कुल रिवाइज़ कर दिया गया है, 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से 8 लाख तक 5% है, 8 लाख से 12 लाख तक 10% है, 12 से 16 तक 15 है, 16 से 20 तक 20% है, 20 से 24 तक 25% है, जो कि ऐसी कोई कैटेगरी नहीं थी पिछले साल 25% वाली और 24 लाख से ऊपर जाने पर आपको 30% टैक्स देना होगा। इस तरीके से जो हमारा पूरा का पूरा टैक्स डिज़ाइन किया गया। अभी आपको ये एक डाउट हो रहा होगा कि अभी बोल रहा था कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और यहाँ मैं फर्दर लिख रहा हूँ कि 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स है, तो वो आपको पूरा बता देता हूँ कि अगर आपकी इनकम 12 लाख है, 12 लाख से 1 भी रुपया ऊपर नहीं है, तो आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देना है, ओके? उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि आपकी इनकम अगर 12 लाख से ऊपर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी इनकम 13 लाख रुपए है, आपकी इनकम 13 लाख रुपए है, तो आपको टैक्स देना होगा। टैक्स किस हिसाब से डिवाइड होगा कि 0 से 4 लाख तक आपका जितना भी पैसा है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ पर आपका कुछ नहीं लगेगा। ये 4 से 8 लाख तक का आपका जो पैसा है, उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा, मतलब 4 लाख के ऊपर 5% तो यहाँ पे 20,000 रुपए का टैक्स लगेगा।
उसके बाद 8 से 12% पर जो आपका पैसा होगा उसके ऊपर आपका 10% टैक्स लगेगा, मतलब 4 लाख के ऊपर जो यहाँ से यहाँ तक के 4 लाख है, उसके ऊपर आपका 10% मतलब आपके 40,000 रुपए टैक्स लगेगा। उसके बाद फर्दर आपका जो 1 लाख रुपए रचते हैं 12 लाख से 13 लाख तक, उसके ऊपर आपका 15% टैक्स लगेगा, मतलब वहाँ पर आपको 15,000 रुपए टैक्स देना होगा। तो टोटल आपका जो टैक्स होगा वो 75,000 होगा, मतलब आप 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं दोगे। जैसे ही आप 12 लाख क्रॉस करके 13 लाख पर जाते हो तो वहाँ पर आपको 75,000 रुपए का टैक्स देना होगा। ये कुछ टैक्स रेज़ीम होते हैं जिसको आप फर्दरली आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपकी 16 लाख इनकम है तो आपका टैक्स किस हिसाब से होगा, वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से जो हमारा बजट पूरा का पूरा डिज़ाइन किया गया है। अब इसके अलावा कोई अगर सैलरीड पर्सन है जिसकी सैलरी 12,75,000 रुपए है, तो वहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाकर उसको 12 लाख इनकम उसको जो है अज़्यूम किया जाएगा और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। मतलब 12,75,000 रुपए जो है वो मतलब उसकी सैलरी में से काउंट नहीं होंगे, वो दिखा सकते हैं कि उनकी सैलरी नहीं है, तो वो डिडक्शन में चला जाएगा और उसके बाद उनका कोई टैक्स नहीं लगेगा। उनको नेट सैलरी जो है वो 12,75,000 रुपए ही मिल जाएगी। ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था ये 1974 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 16 के अंदर। जो इनकम टैक्स एक्ट था 1961 का, मतलब 1961 के बाद कोई भी इनकम टैक्स एक्ट नहीं आया। उसके सेक्शन 16 के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन को। उसके बाद 2006 के अंदर पी चिदम्बरम ने इसको जो है डिमोलिश कर दिया था, इसको रिमूव कर दिया था। बाद में अरुण जेटली जी ने 2018 के अंदर उसको रीइंट्रोड्यूस किया था। और अभी जो है इस सेशन के अंदर नया स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, जैसे पहले आपको बताया कि ये जो है अभी चेंज किया है, तो नया स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है इसी सेशन के अंदर, बजट सेशन के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ओके। उसके बाद बेसिकली जो है मेजर की पॉइंट्स है वो आपको बता देता हूँ। अब आपको पता है कि नई इनकम टैक्स जो है रखी गई है जिसके अंदर 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और ये आगे फर्दर टैक्स रिजीम्स है। मैंने आपको बता दिया है। किराए पर जो टीडीएस था जो पहले 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर वो 6 लाख तक कर दिया है। मतलब आपको अगर कोई 1 साल का रेंट दे रहा है, आप ओनर हो, आपके रेंट पर कोई प्रॉपर्टी है, वहाँ से आपको कोई रेंट दे रहा है, तो पहले जब वो रेंट 2.4 लाख रुपए होता था, तो वहाँ पर वो एक सर्टेन अमाउंट टीडीएस जो है गवर्नमेंट को पहले ही पे करके, उसके बाद आपको जो है रिमेनिंग अमाउंट पे करता था। अब उसको बढ़ाकर 6 लाख रुपए तक कर दिया है। सेम सीनियर सिटीज़न के लिए जो इंटरेस्ट में था, पहले 50,000 तक था, अब उसको जो है 1 लाख कर दिया है, पहले क्या था 50,000 था। अब उसको सीनियर सिटीज़न को किसी भी चीज़ का ब्याज आ रहा है, तो उस पर जो टैक्स लगना था, पहले 50,000 के ऊपर टैक्स लगता था, अब वो 1 लाख से ऊपर अमाउंट होगी तो टैक्स लगेगा, 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। सेम ऐसे सैलरीड पर्सन को 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा और 4 लाख रुपए की तो इनकम तक तो कोई टैक्स है ही नहीं, वो तो आपको पहले ही पता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं बैंकिंग के अंदर क्या किया गया है, तो बैंकिंग के अंदर एक ग्रामीण क्रेडिट स्कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो ग्रामीण भारत के लिए स्थापित किया जाएगा और उसी के साथ जो है फॉरेन एफडीआई जो है, वो बैंकिंग सेक्टर में डायरेक्ट 100% हो सकती है। पहले नहीं थी, पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती थी 100% बैंकिंग सेक्टर में, अब उसको भी 100% कर दिया है। उसके बाद अगर हम लोग आवास की बात करते हैं तो घरों के लिए फंड दिया है। 1 लाख आवास इकाइयों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का जो है फंड दिया है गवर्नमेंट ने। कृषि या एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग बात करते हैं तो तिलहन में आत्मनिर्भरता, मतलब पल्सेस में आप सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो है प्रोड्यूस कौन-कौन करता है, इंडिया करता है। उसके बाद भी हम लोग क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए जो है पल्सेस में एक 6 ईयर प्लान जो है इंट्रोड्यूस किया है। कपास में सुधार करने के लिए 5 ईयर प्लान ये कहाँ पर है? ये बिहार के अंदर बेसिकली मखाना बोर्ड खाना बोर्ड जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा और किसान क्रेडिट कार्ड जो था उसकी लिमिट जो पहले 3 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। शिक्षा के अंदर अगर हम बात करते हैं एजुकेशन के अंदर तो अटल टिंकरिंग लैब्स जो थी वो एस्टेब्लिश की जाएगी। कितनी 50,000 नई लैब्स जो है अलग-अलग स्कूलों के अंदर एस्टेब्लिश की जाएगी। ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूलों को। आईआईटी की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएंगे, मतलब 2014 के बाद जितने भी आईआईटीज थे
उनके अंदर कैपेसिटी बढ़ाएँगे ताकि 6500 स्टूडेंट्स जो है और ज़्यादा एडमिशन ले पाए। सेम मेडिकल सेक्टर के अंदर भी है, 75,000 जो है नई सीट्स लाई जाएँगी मेडिकल सेक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ऐसा कुछ रहने वाला है और उसी के साथ-साथ एआई को इंक्लूड करेंगे एजुकेशन के अंदर, तो उसके लिए 500 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान है। स्वास्थ्य देखभाल के लिए डे केयर, कैंसर के अंदर जीवन रक्षक दवाओं पर शुल्क जो है बिल्कुल फ्री किया जाएगा। विकास के अंदर एमएसएमई ऋण गारंटी दी जाएगी, जिसके अंदर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए जो है कर दिया गया है। पहले जो एमएसएमई लोन था वो 5 करोड़ रुपए मिलता था, अब उसको 10 करोड़ कर दिया है। उसके अलावा ये अलग पीपी मॉडल है, ब्याज मुक्त ऋण है, क्षेत्रीय हवाई अड्डे हैं, ग्रीष्म 2.0 है। ये कुछ अलग-अलग 100 से अधिक जो है नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों की योजनाएँ, 1.5 लाख बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है दिए जाएँगे। अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजीगत व्यय जो है 10.18 लाख करोड़ रुपए का निर्धारित किया जाएगा। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा लक्ष्य 4.8 निर्धारित किया गया है। ओके? और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया है, मतलब कॉम्पिटिशन हो, उस हिसाब से जो है डेवलपमेंट भी होगा। महिला विकास के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि एससी, एसटीज़ को लोग क्या मिलेगा? एससी, एसटी के जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं, उनको कितने को 2 करोड़ रुपए का जो उनको लोन दिया जाएगा आगे आने वाले 5 साल के अंदर। और उसी के साथ ग्रामीण विकास के अंदर भी काफ़ी योजनाएँ हैं। 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ से अधिक स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए जो है पोषण संबंधी आंगनवाड़ी से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज़ होगी। मेक इन इंडिया का बिल्कुल करेंगे कि उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि टारगेट है कि 2047 तक हम लोग क्या कर पाएँ, बिल्कुल जो है कोल से डिपेंडेंसी घटा दें और परमाणु ऊर्जा के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो थोड़ा-सा है उसका यूसेज ज़्यादा बढ़ जाए। और उसके साथ कुछ पर्यटन समूहों के लिए जो है वीज़ा शुल्क माफ़ी की जाएगी। और उसी के साथ आईटी के अंदर उत्कृष्टता ने 500 करोड़ रुपए के अधिक आवंटन के साथ स्थापित किया जाएगा। ये कुछ बेसिक जो थे फीचर्स हैं। उसी के साथ जल जीवन मिशन जो है हमारा, उसको भी बढ़ाकर 2028 तक जो है कर दिया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स थे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम कर रहा है। तो इस वीडियो को अपने उन सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। होपफुली आप सभी को समझ आया है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।